हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक मज़े में होंगे हैं। भाई मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही है आजकल हैं। पता नहीं क्या है, पता नहीं क्या हो गया है ना, तो इसलिए वो वीडियो नहीं आ पा रहा है। कोई बात नहीं, इतना तो आप लोग भी समझते हो। फिर भी चलो मैं कोशिश कर रहा आज कि चलो एक क्लास और बना के दे दूँ आपको। चलो हम पढ़ रहे हैं बोर मॉडल की बात करते हैं। देखो बोर मॉडल साहब ने जो अपना मॉडल दिया था, अगर आपको पता हो तो हमने जब शुरुआत की थी तो हमने थॉमसन मॉडल पढ़ा था, फिर रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा था। रदरफोर्ड मॉडल की दो बहुत बड़ी कमियां थी जो वो पूरी नहीं कर पाए। जब उनसे पूछा गया कि भैया इलेक्ट्रॉन तेरा सिर्फ घूमता ही रहता है, क्यों नहीं आके न्यूक्लियस में आके क्यों नहीं गिर जाता है, तो वो इस बात का जवाब नहीं दे पाए। कुल मिला के परमाणु के स्थायित्व की बात वो नहीं कर पाए। जब हम दूसरी बात करते हैं तो वो स्पेक्ट्रम को भी नहीं समझा पाए थे कि कभी इलेक्ट्रॉन पास में आता है और कभी दूर जाता है। उसके बाद हमने लाइट के नेचर को बीच में पढ़ लिया था, है ना। अब क्यों पढ़ा था आपको अभी समझ में आ जाएगा थोड़ी देर। इसके बाद बोर मॉडल साहब का जो ये मॉडल आया, ध्यान रखना ये मॉडल इन्होंने एक्चुअल में केवल एक इलेक्ट्रॉन के लिए दिया था। इनका ये जो मॉडल था कितने इलेक्ट्रॉन के लिए माना गया था, एक इलेक्ट्रॉन के लिए दिया गया था। ये मॉडल एक इलेक्ट्रॉन के लिए था। तो मेनली जो ये मॉडल पढ़ा जाता है, ये मॉडल पढ़ा जाता है हाइड्रोजन के लिए, या ये मॉडल हम पढ़ सकते हैं लिथियम प्लस के लिए, ठीक है, या लिथियम 2+ के लिए पढ़ सकते हैं। इस मॉडल को हम पढ़ सकते हैं बेरिलियम 3+ के लिए, क्योंकि इन तीनों में क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। देखो हाइड्रोजन में भी एक इलेक्ट्रॉन होता है। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3 होता है। 3 में से 2 कम कर दो कितना हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम का 4 होता है, 4 में से 3 कम तो कितना बच गया, 1 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गई बात। तो ये मेनली बस जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन होती है ये मॉडल उन्हीं पे ही अप्लाई होता है। अब एक्चुअल में इन्होंने तो ऐसा नहीं किया था। इन्होंने तो ये मान लिया था भाई हाइड्रोजन पे कर देता हूँ बाकी सब पे अप्लाई हो जाएगा, तो ऐसा नहीं था क्योंकि उसमें 1 इलेक्ट्रॉन था। तो समझ में आ गई बात। तो ये मॉडल जो इन्होंने बनाया था वो केवल 1 इलेक्ट्रॉन के लिए था, ठीक है। लेकिन इनके अकॉर्डिंग जब ये काम कर रहे थे तो इनके अकॉर्डिंग तो सभी पे अप्लाई हो जाना चाहिए था, है ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो इसलिए हम अब कह देते हैं कि इनका ये जो मॉडल 1 इलेक्ट्रॉन के लिए तो सही रहता है, लेकिन जैसे ही 1 से 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो इनका मॉडल पूरी तरह ख़त्म था। समझ में आ गई बात। चलो जी हम बात कर रहे हैं बोर मॉडल। तो देखो बोर मॉडल के कुछ अभिग्रहित सिद्धांत पढ़ेंगे हम लोग। अभिग्रहित कुछ पोस्टुलेट पढ़ेंगे, पोस्टुलेट अभिग्रहित सिद्धांत पढ़ेंगे, अंजप्शन पढ़ेंगे कुछ हम लोग, ठीक है। पॉइंट वाइज पढ़ते चलेंगे इन्होंने क्या क्या बातें बोली थी। समझ में आ गई बच्चों यहाँ तक बात, ठीक है। चलो तो पहला जो इन्होंने बात बताई थी, इन्होंने क्या बोला था, पहला ये बताया था कि देखो, अब देखो मैं बिल्कुल शॉर्ट में लिखाऊंगा, ठीक है। पहला पॉइंट समझाऊंगा और पहला पॉइंट लिखवा दूंगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। चलो देखो इन्होंने पहली बात क्या बोली थी, इन्होंने बोला था जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है, उसके चारों ओर घूमता है। समझ में आ गई बात। तो इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर क्या करता है, घूमता है, ठीक है। ये प्लस है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या करता है, घूमता है। समझ में आ गई बात, ठीक है। इसके चारों ओर क्या करता है, रिवॉल्व करता है, रिवॉल्विंग करता है, इसके चारों तरफ घूमता है। पहली बात इन्होंने ये बताई थी कि ये बात तो सबको पता थी, हाँ, लेकिन इन्होंने एक मेन बात क्या बताई कि इलेक्ट्रॉन जहाँ घूम रहा है उसे इन्होंने कक्षा बोला, ऑर्बिट्स बोला, कक्षा या ऑर्बिट बोला। इसका मतलब इनके अनुसार इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमता है, इलेक्ट्रॉन कक्षा या ऑर्बिट में घूमता है। समझ में आ गई बात। और एक्चुअल में ये जो कक्षा या ऑर्बिट होती है ना, इन्हीं को इन्होंने बोला स्टेशनरी ऑर्बिट, अनुमत ऊर्जा स्तर, अनुमत ऊर्जा कक्षा। क्या कहने का मतलब हुआ, तो इन्होंने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन जहाँ घूमता है उसे इन्होंने क्या बोला, ऑर्बिट, है ना। अब किस ऑर्बिट में, ऑर्बिट तो बहुत सारी हो जाएगी, तो इन्होंने बोला जो स्टेशनरी ऑर्बिट होता है उसके अंदर घूमता है, मतलब अनुमत ऊर्जा कक्षक, मतलब ऐसे कक्षक में रहता है जहाँ पे ना तो इलेक्ट्रॉन देता है, ना तो वो एनर्जी देगा ना एनर्जी लेगा। समझ में आ गई बात। तो ध्यान रखना स्टेशनरी ऑर्बिट या अनुमत ऊर्जा कक्षक का मतलब यही होता है। अब जैसे मान लो इस मार्कर की बात करूँ, अब मतलब सिंपल सी बात कर लेता हूँ। मान लो मैं कोई एक ऐसे मेटल की बात कर लेता हूँ, ठीक है। चलो इसको एक मेटल मान लेता हूँ, आयरन मान लेता हूँ,
क्या ये आयरन में इलेक्ट्रॉन अभी कहीं मूविंग कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो कहाँ पे हैं? स्टेशनरी ऑर्बिट्स में है। तभी तो ना तो एनर्जी निकालते हैं ना ये एनर्जी अभी ले रहे हैं। समझ में आ गई बात? तो इन्होंने कुल मिला के, आप तो इतना ध्यान रखना, इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमता है? ऑर्बिट्स में घूमता है, कक्षाओं में घूमता है। ठीक है, तो कैसे ऑर्बिट? ऑर्बिट तो बहुत सारी होगी, ये कौन सी ऑर्बिट में घूमेगा? तो इन्होंने बोला स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमेगा, अनुमत ऊर्जा कक्षकों में ये घूमता है। समझ में आ गई बात? तो यहाँ से हमारे पास एक बात आई कि ये कक्षा या ऑर्बिट्स की बात कर रहे हैं, ये सेल की बात कर रहे हैं, ये कोश की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से हमको पता चला इलेक्ट्रॉन सेल में मूविंग करता है, इलेक्ट्रॉन सेल में होता है। समझ में आई बात यहाँ तक? कैसे रहता है देखो, तो यहाँ से इन्होंने कोश की बात लेके आए, ये सेल की बात लेके आए। दिख रहा है? ठीक है, अब ध्यान से समझना। जैसे मैं एक सिंपल से एग्जांपल दे दूं आपको, मुझे एक बात बताओ, सूरज के चारों ओर बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, ठीक है, वो सब अपने अपने ऑर्बिट में क्या लगा रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, तो पहले से लेकर 90 तक सारी क्या है? ये ऑर्बिट है, सारी सारी क्या है? सेल है। तो इन्होंने यही बोला ये सब क्या होती है? सेल होती है। और इन सेलों को इन्होंने नाम दिया, इसको बोला n=1, इसको बोला n=2, इसको बोला n=3, इसको बोला n=4, और इसको इन्होंने नाम भी दिया KLMN। समझ में आ गई बात? तो इलेक्ट्रॉन K में भी घूम सकता है, L में भी घूम सकता है, M में भी घूम सकता है और N में भी घूम सकता है। समझ में आ गई बात? ये जो पास वाला है, पास वाला है ना, ये 0 स्टेट का कोश होता है, मतलब इसकी एनर्जी क्या होती है? बहुत ही कम होती है, लोअर एनर्जी का होता है ये। ठीक है, न्यूनतम ऊर्जा का होता है ये। और ये जो वाली शेल होती है बाहर वाली, ये क्या होती है? अधिकतम, मैक्सिमम एनर्जी की ऑर्बिट्स होती हैं सारी। ठीक है, अधिकतम ऊर्जा की होती है। समझ में आ गई बात? वापस सुनना ध्यान से। इन्होंने पहली बात क्या बोली? इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्ष में घूमता है। ठीक है, रिवॉल्विंग करता है। समझ में आ गई बात? दूसरी बात बोली इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमता है? तो भैया ऑर्बिट में घूमता है। तो ऑर्बिट या शेल तो बहुत सारी है, बहुत सारी कक्षाएं, कहाँ घूमेगा? तो इन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? अनुमत ऊर्जा कक्षक में, स्टेशनरी ऑर्बिट्स में रहता है, क्योंकि इस स्टेट में ना तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी देगा ना एनर्जी लेगा। समझ में आ गई बात? इसको 0 स्टेट भी बोलते हैं हम लोग। समझ में आ गई बात यहाँ तक? तो आई थिंक आपको पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। क्योंकि एक बात बताओ, रदरफोर्ड साहब ने भी तो बोला ही था कि नाभिक के चारों ओर कौन घूमता है? न्यूक्लियस के चारों ओर कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन घूमता है। ये बात तो रदरफोर्ड ही बोल के चला गया। इन्होंने नई बात क्या बोल दी? इन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों ओर घूमता है तो वो ऑर्बिट या कक्षा में घूमता है। समझ में आ गई बात? ठीक है, और कैसे में घूमता है? स्टेशनरी ऑर्बिट्स में घूमता है। अब ऑर्बिट्स तो बहुत सारी है, लेकिन कैसे ऑर्बिट में रहेगा? स्टेशनरी ऑर्बिट्स में रहेगा, जहाँ पे ना तो वो एनर्जी देगा ना वही एनर्जी लेगा। समझ में आ गई बात? और एक बात और आई कि इलेक्ट्रॉन कैसी गति करता है? तो सर्कुलर मोशन करता है, वर्ताकार कक्षक गति करता है। तो इलेक्ट्रॉन कैसी गति कर रहा है यहाँ पे? वर्ताकार, सर्कुलेशन। ठीक है, या स्फेरिकल बोल दो आप इसको, स्फेरिकल वर्ताकार बोल दो, या फिर चलो सर्कुलेशन बोल दो, स्फेरिकल बोल दो, आप चाहे जो बोल सकते हो। ठीक है, तो वर्ताकार मोशन क्या करता है। समझ में आ गई बात? चलो आप इसको नोट कर लो, फिर आप पहला, इसको नोट करने के बाद आप पहला पॉइंट लिखना। ठीक है, तो हर बार हम ऐसे डायग्राम से पढ़ेंगे और मैं आपको ऐसे पहला पॉइंट लिखवाता रहूँ। ठीक है, चलो नोट करो फटाफट, फिर आगे बात करते हैं। देखो आपके एक्चुअली में क्या है ना कि इसमें डेरिवेशन नहीं है, तो मैं डेरिवेशन नहीं बताऊंगा आपको, सीधा याद करना, फॉर्मूले याद करने। समझ में आ गई बात? चलो यहाँ तक क्लियर हो गया सभी बच्चों को? ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलो तो सभी लोग पहला पॉइंट लिखो। बोहर के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार गति करता है, वर्ताकार गति करता है तथा इन वर्ताकार पथों को पथों को कक्षा या ऑर्बिट कहा गया।
कक्षा या ऑर्बिट कहा गया। तथा ये ऐसी कक्षा में गति करते हैं जहाँ ये EMR विकिरणों का, EMR समझे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, EMR विकिरणों का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं करते हैं। EMR विकिरणों का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं करते हैं, जिन्हें अनुमत ऊर्जा कक्षक कहते हैं या स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलो आगे लिख लो। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख लो फटाफट, लिखो। दीज आर सर्टेन ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस। दीज आर सर्टेन ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस such that if electron will be revolving in these orbit, then it does not emit any electromagnetic radiation. These are called stationary orbit। मतलब ऐसे ऑर्बिट्स में रहेंगे जहाँ पे ना तो ये एनर्जी निकालेंगे, ऐसे को क्या बोला इसने, स्टेशनरी ऑर्बिट्स बोला। दीज आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट्स। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो जी। तो ये कैसा मोशन है? सर्कुलर मोशन है। पहली बात ये हो गया, तो आपको पहला पॉइंट अच्छे समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कैसी गति करता है? वर्ताकार, सर्कुलर मोशन करता है। समझ में आ गई बात? दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन जहाँ गति करता है, इलेक्ट्रॉन जहाँ घूमता है, वो क्या, उन्हें क्या बोला इसने? ऑर्बिट्स बोला, कक्षा बोला। अब भी कैसी कक्षा में रहेंगे ये इलेक्ट्रॉन? पहले तो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में रहेंगे, अनुमत ऊर्जा कक्षक में रहेंगे। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलो जी। तो दूसरी बात बोली भैया बहुत सारी कक्षा होती, बहुत सारी सेल होती, कुल मिला के सब क्या है? सेल है। ठीक है, KLMN। तो इलेक्ट्रॉन K में भी जा सकता है, N में भी जा सकता है, M में भी जा सकता है और L में भी जा सकता है। समझ में आ गई सबको बात? तो यहाँ से हम कहाँ पहुँचे अभी तक? सेल तक पहुँचे। ठीक है, चलो जी। तो क्लियर हो गया होगा यहाँ तक आप सभी को। चलो अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की। अब ध्यान से समझना। अब देखो दूसरी बात क्या आई, दूसरा अभिक्रिया एजम्पशन क्या बोला इन्होंने। देखो हमने अभी ये कहा, ये रहा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं, घूम रहे हैं। ठीक है, ठीक है जी। और यहाँ पर तो टेढ़ा मेढ़ा पता नहीं क्यों बन रहा है आज। ठीक है, इसको इन्हें बोला n बराबर 1। ये सब क्या होती है? सेल होती है। ये n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4। क्या बोला इसको? K, L, M और N। ठीक है, अब मेरी बात थोड़ा ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, रदरफोर्ड ने क्या बोला था? रदरफोर्ड ने ये बोला था कि नाभिक के चारों ओर कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन, है ना। अच्छा, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, वो ध्यान से समझना। मेरी क्लास में एक स्टूडेंट की रो बनी हुई है। ठीक है, पहले 90% वाला बच्चा बैठेगा, फिर 80% वाला, फिर 70 वाला, फिर 60 वाला और फिर 50 वाला बैठेगा। समझ में आ गई बात? कोई न्यू एडमिशन आया और मैं अभी रदरफोर्ड, उसने मुझे बोला कि मैं कहाँ बैठूँ, तो मैंने कहा तेरा मन हो जहाँ बैठ जा। क्या मैंने उसका परसेंटेज पूछा उस बच्चे से? नहीं पूछा। तो वो मर्जी होकर जहाँ जाके बैठ जाएगा। मतलब वो इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट्स में जाके बैठ सकता है, किसी भी कक्षा में जाके बैठ सकता है। समझ में आ गया? लेकिन अब मैं बोर हूँ, वो लड़का आया, नया एडमिशन आया, वो इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने उससे बोला कि भाई तेरे परसेंटेज कितने? उसके पास 90 है, तो मैं उसको कहाँ बैठाऊंगा? पहली रो में। उसके पास मेरे 70 है, मैं उसको कहाँ बैठाऊंगा? सेकंड रो में। उसने बोला सर मेरे 60 है, तो कहाँ बैठाऊंगा? पीछे वाली रो में। समझ में आ गई बात? तो रदरफोर्ड ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन हर जगह नहीं घूम सकता, इलेक्ट्रॉन हर जगह रिवॉल्व नहीं कर सकता, हर जगह नहीं घूम सकता। उसके लिए उसके कोणीय संवेग का मान, उसके एंगुलर मोमेंटम का मान इतना होना चाहिए उस ऑर्बिट्स के लिए। समझ में आई बात? तो एक बात आई यहाँ पे कि भैया क्या इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में घूम सकता है कि नहीं? उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन का खुद का एक एंगुलर मोमेंटम होता है, कोणीय संवेग होता है, तो वो उसी ऑर्बिट में जाएगा जिस ऑर्बिट के लिए उसके एंगुलर मोमेंटम उसका पूर्ण गुणज हो, उसका इंटीग्रल हो। ठीक है, तो उसी में जा सकता है वो। तो इन्होंने बोला मान लो इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग या
उसका एंगुलर मोमेंटम आया वो आया NH/2 पाई। ठीक है, इसका ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम है। कितना आया, NH/2 पाई आया। कहने की बात सिंपल सी बात ये है कि देखो इस ऑर्बिट के लिए भी एंगुलर मोमेंटम अलग होगा इलेक्ट्रॉन का, इसके लिए भी अलग होगा, इसके लिए भी अलग होगा, इसके लिए भी अलग होगा। क्यों अलग होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे n का मान क्या रख सकते हो आप, 1 2 3 और 4। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन हर जगह नहीं घूम सकता। इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम सकता है, जब उसके कोणीय संवेग का मान उस कक्षक के लिए क्या हो, पूर्ण गुणज हो, इंटीग्रल हो। ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल हो, वो उसी में जा सकता है। कुल मिला के इतना सा ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन हर जगह मूव नहीं कर सकता। जहाँ उसकी एनर्जी का मान होगा, उसे कोणीय संवेग का मान होगा, जहाँ उसको मिलेगा कि भाई हाँ इससे कोणीय संवेग का मान इस ऑर्बिट से मिल रहा है तो इधर घूम जाएगा, इधर मिल रहा है इधर घूमेगा, इधर मिल रहा है तो इधर घूमेगा, इधर मिल रहा है तो इधर घूमेगा। ये बात किसने बोली थी, इसमें कि इलेक्ट्रॉन हर जगह चक्कर नहीं लगा सकता, केवल वो उन्हीं कक्षक में चक्कर लगा सकता है, उन्हीं ऑर्बिट्स में, उन्हीं कक्षा में चक्कर लगा सकता है जब उसे कोणीय संवेग का मान क्या हो, पूर्ण गुणज हो, मल्टीपल इंटीग्रल हो। समझ में आ गई बात। ठीक है, तो एक बार आप ये उतार लो, है ना। अब देखो यहाँ पे तुम n का मान रखो 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, H/2 पाई आ जाएगा। यहाँ n का मान तुम 2 रखो, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी H/2 पाई के आसपास आएगा। यहाँ 3 रखो, 3H/2 पाई आएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2H/2 पाई आ जाएगा। ठीक है, निकाल सकते हो ना तुम। जैसे बोल दे ये फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए क्या मान होगा भैया, तो देखो NH/2 पाई फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे n का मान कितना है, 1, तो 1 रख दो, तो n का मान यहाँ पर 1 है, तो कितना आ जाएगा, H/2 पाई आ जाएगा। क्लियर हो रहा है। मान लो यहाँ पे बोल देता सेकेंड ऑर्बिट के लिए, सेकेंड ऑर्बिट या सेकेंड कक्षा के लिए, तो बताओ क्या करोगे, वही NH/2 पाई, n का मान कितना रखोगे, 2, कितना आ जाएगा, तो n का मान यहाँ पे कितना रखा तुमने, 2, क्या आ गया, H/पाई। समझ में आ गई बात। तो इसका मतलब इस ऑर्बिट्स की एंगुलर मोमेंटम कितना है, H/2 पाई। तो इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास रहनी चाहिए, फिर तभी इस ऑर्बिट्स में जा सकता है। यहाँ पे सेकंड के लिए कितनी हो जाएगी, H/पाई हो जाएगी। इसी तरह 3 के लिए और 4 के लिए निकाल लेना। क्लियर है। तो आप ये उतारो, फिर मैं आपको इसके अंदर आगे लिखाता हूँ। लिख कर लिया आप लोगों ने, उतार लिया होगा। लिखो इसके अंदर, लिखो लिखो। तो इसके अंदर लिखेंगे आप लोग, किसी कक्ष में गति कर रहे, किसी कक्ष में गति कर रहे इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का मान, इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का मान mvr = NH/2 पाई होता है। पहले हिंदी मीडियम वाले लिख दें, फिर इंग्लिश मीडियम वाले के लिए बोल दूंगा। mvr बराबर NH/2 पाई होता है, लिख दिया। जहां n बराबर 1 2 3 4 हो गया। लिखो बोहर के अनुसार, इसी में कंटिन्यू लिखो, बोहर के अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में गति कर सकता है जिसके लिए उसके कोणीय संवेग का मान, जिसके लिए उसके कोणीय संवेग का मान, जिसके लिए उसके कोणीय संवेग का मान H/2 पाई का, H/2 पाई का पूर्ण गुणज हो, इंटीग्रल मल्टीपल हो, पूर्ण गुणज हो। समझ में आ गई बात। अर्थात इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में गति करते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में गति करते हैं। हो गया। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख लो, फटाफट लिखो। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन in this stationary orbit, in this stationary orbit is always an integral multiple of H/2 पाई। ठीक है, H/2 पाई। तो यहाँ तक सबका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं, थर्ड बात करते हैं। देखो थर्ड बात क्या था, थर्ड बात जब आएगी तब रदरफोर्ड की देखो 2 कमियां थी। याद करो कौन सी कमी थी। पहली कमी क्या थी, पहली कमी ये थी
कि भैया तेरा इलेक्ट्रॉन क्यों एनर्जी लूज़ करता हुआ क्यों नहीं आके कहाँ गिर जाता है, न्यूक्लियस में। तो ये बात इसने बोली। इसने क्या बोला, ना तो भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी देगा ना लेगा। वापस सुनना, इसने पागल बना दिया क्या बोला इसने ये बोल दिया कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है ना तो एनर्जी देगा ना एनर्जी लेगा। और दूसरी बात और बोल दी, जितनी देगा ना उतनी वापस ले लेगा। कैसे, ये क्या बात हो गई? मैंने दो बातें बोली, ना तो दे रहा है ना ले रहा है। वो तो कौन सी ऑर्बिट्स हो गई, याद करो, स्टेशनरी ऑर्बिट हो गई, अनुमत ऊर्जा स्तर हो गए। तो एक खुद दिमाग लगाओ, ना तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी दे रहा है ना ले रहा है, तो क्या करेगा, रेगुलर घूमेगा। समझ में आ गई बात। और दूसरी बात क्या बात बोलती, मान लो 500 किलो जूल एनर्जी ली तो उतनी वापस दे देगा। तो कुल मिला के इसके अंदर एनर्जी का चेंज ही नहीं आया, हीट का चेंज ही नहीं आया। समझ में आ गई बात। तो इसके आधार पे इसकी बात को मान लिया गया कि हाँ भाई ये बात सही बोल रहा है कि ना तो एनर्जी दे रहा है ना ये ले रहा है, और जितनी दे रहा है उतनी ले रहा है। बात ये की है भाई, जैसे मान लो मैंने तुम्हें 500 रुपये नहीं दिए, ना दिए ना लिए, बताओ मेरे पास कितना बचा, 0। अब मैंने क्या किया, तुम्हें 500 रुपये दिए और तूने मुझे 500 वापस दे दिया, अभी कितना बैलेंस बचा, 0। दोनों कंडीशन बैलेंस कितना है, 0। तो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज ही नहीं करता है, वो सिर्फ घूमता रहेगा। समझ में आ गई बात। तीसरी बात याद करो, वहाँ पे क्या बताया था उसने, रदरफोर्ड ने वो नहीं समझा भाई इलेक्ट्रॉन कोई पास आता है कभी दूर जाता है, ऐसा क्यों होता है, ये बात इसने समझा दी। इसने क्या बोला, देखो ध्यान समझना, इसने बोला जो इलेक्ट्रॉन है वो दो जगह रहता है, एक होता है लोअर स्टेट में और एक होता है हायर स्टेट। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन दो जगह रहता है, एक तो लोअर में भी रह सकता है और हायर में भी हो सकता है। तो लोअर स्टेट और हायर स्टेट, या तो इसको लोअर ऑर्बिट भी बोल सकते हैं हम लोग, और इसको हायर ऑर्बिट, इसको एक्साइटेड स्टेट भी बोला जाता है, ध्यान रखना। इसको जीरो स्टेट भी बोलते हैं। कुल मिला के इसको बोलेंगे न्यूनतम ऊर्जा स्तर, और इसको बोलेंगे हम लोग अधिकतम ऊर्जा स्तर, या इसको बोल सकते हैं उत्तेजित अवस्था या उत्तेजित ऊर्जा स्तर। ठीक है, तो कुल मिला के इलेक्ट्रॉन दो जगह घूम सकता है, लोअर में भी रह सकता है और हायर में भी हो सकता है। कैसे, अभी समझाता हूं, आप ये नोट कर लो एक बार। ठीक है, तो ये थर्ड एजम्पशन है इसका, है ना। 5-6 एजम्पशन इसके वो पढ़ेंगे हम लोग। चलो, हो गया नोट यहाँ तक, क्लियर सबका यहाँ तक? ठीक है, अब हालत ख़त्म होने वाली है फिर भी तुम्हें पढ़ाना पड़ रहा है, तुम्हें दया नहीं आती ना मेरे पे कि हमें सर पढ़ाओ पहले। आप तो बीमार हो, कोई बात नहीं, हमें तो रोज़ का वीडियो मिल जाना चाहिए है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है आप लोग के लिए, ये भी सही। चलो क्लियर हो गया यहाँ तक है, अब ख़त्म होने वाली हालात। चलो देखो आगे देखो, तो कुल मिला के अब तक हम ये पहुँचे थे, पहली बात तो हमने ये पढ़ा था कि ये पॉजिटिव है और इसके आसपास क्या है, ये सब ऑर्बिट्स हैं जिन्हें कक्षा बोला इसने, और जहाँ इलेक्ट्रॉन रहता है उसको इसने स्टेशनरी ऑर्बिट्स बोल दिया। ठीक है, ये गोले भी पता नहीं आज कैसे बन रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। चलो अब जैसे ही बन रहे हैं लो अब तुम। ठीक है, तो ये क्या था, n बराबर 1, ये था n बराबर 2, ये था n बराबर 3 और ये था n बराबर 4। समझ में आ गई बात। इसको इसने बोला था k, l, m और ये n। इसको इसने क्या बोला था, ऑर्बिट बोला था। और जहाँ इलेक्ट्रॉन रेगुलर मूविंग कर रहा है, रिवॉल्विंग कर रहा है, घूम रहा है, उसको इसने क्या बोला था, स्टेशनरी ऑर्बिट्स बोला था, अनुमत ऊर्जा स्तर बोला था। समझ में आ गई बात। अब मैं ये मान लेता हूँ ये जो स्टेट है, ये पास वाली, ये है लोअर स्टेट, और ये दूर वाली कौन सी है, हायर स्टेट। हिंदी मीडियम वाले समझ पा रहे होंगे ना अब तो, है ना। न्यूनतम ऊर्जा स्तर है और ये हायर ऊर्जा स्तर है, हायर स्टेट है और ये लोअर है,
न्यूनतम अवस्था है और वो अधिकतम अवस्था है। समझ में की बात। अब देखो ये रहा इलेक्ट्रॉन यहाँ, है ना। अब देखो हो क्या रहा है, अब ध्यान से समझना मेरी बात को, ठीक है। मैं तो डायग्राम को थोड़ा सा बदल रहा हूँ। मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ था, ठीक है। बीच वाली स्टेट मैंने नहीं बनाई अभी, ठीक है बच्चों। ये वाली चलो बना ही देता हूँ, तुम बोलोगे सर ये नहीं बनाई आपने। ठीक है। अब देखना होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अब इलेक्ट्रॉन को लोअर स्टेट से कहाँ जाना है, हायर स्टेट में। तो जब ये लोअर से हायर स्टेट में जाएगा तो बताओ अपने आप तो चला नहीं जाएगा, तो आपको क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। समझ में आ गई बात। तो एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एनर्जी लेता है, अवशोषित करता है, एब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है। तो जैसे ही ये एनर्जी लेगा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ था, तो ये क्या करेगा, इसको जाना है लोअर से हायर। कहाँ जाना है इसको, लोअर से हायर। कम से ज्यादा स्टेट में जाना है, मतलब इसको यहां से कूद के फोर्थ में जाना है। तो अपने आप तो चला नहीं जाएगा। जैसे तुम इस नीचे वाले फ्लोर पे बैठे हो, मैंने कहा ऊपर चले जाओ, तुम मना कर दोगे नहीं जाएंगे सर, मैं नीचे आग लगा दी, अब तुम क्या करोगे, सर ऊपर भाग जाएंगे। तो मैंने भी क्या दिया, मैंने इसको एनर्जी दी। या फिर ये क्या, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एनर्जी को क्या करता है, अवशोषित करता है, एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्प्शन करता है। तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके कूद के कहाँ चला जाएगा, हायर स्टेट। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, कूद के हायर स्टेट में। कैसे गया, इसने क्या ली, ऊर्जा का अवशोषण किया। एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। समझ में आ गई बात। तो कुल मिला के जब इसको लोअर से हायर में जाना था, तो इसको दिखा यार आसपास मेरे को तो हीट मिल रही, हीट जैसी मिलेगी इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, लोअर से हायर में चला जाएगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, ऐसा भी तो हो सकता था कि इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, है ना, कुछ देर बाद ये ठंडा तो होगा, नीचे की आग ठंडी तो हो जाएगी कुछ देर बाद में, तो तुम वापस कहाँ होगे, नीचे आओगे। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यहाँ से वापस आता है। तो देखो मान लो ये जब यहाँ से यहाँ गया था तो इसने एनर्जी ली थी, तो जब ये वापस आएगा तो वापस एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा, वापस एनर्जी क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा, इमिट करेगा। तो मैंने कहा अब इसको वापस कहाँ से कहाँ जाना है, इसको जाना है अब हायर से लोअर स्टेट में। तो जब ये ऐसा करेगा, अब मैं पूरा नहीं बना रहा हूं, मैं आप पूरे बना लेना, मैं बिल्कुल लास्ट वाला बना लूंगा, ठीक है। ये रहा इलेक्ट्रॉन, ये रहा इलेक्ट्रॉन, अब कहाँ गया, यहाँ चला गया, ठीक है। एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। अब इस इलेक्ट्रॉन को वापस नीचे आना है, इलेक्ट्रॉन वापस नीचे आएगा, और जब ये वापस आता है तो एनर्जी, ऊर्जा का क्या करता है, वापस से उत्सर्जन, ऊर्जा का उत्सर्जन, एमिशन ऑफ एनर्जी। तो तुम एक चीज देख रहे हो, इलेक्ट्रॉन कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कि इलेक्ट्रॉन सीधा 4 में जाएगा, 2 में भी जा सकता है, 3 में भी जा सकता है, 4 में भी जा सकता है। तो देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 2 में, फिर आएगा, फिर 3 में जाएगा, फिर आएगा। देखो ऐसा हो रहा है क्या, देखो देखो ध्यान से देखना, ये रहा इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये जल्दी समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये रहा इलेक्ट्रॉन, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर आया नीचे आया, ऊपर आया नीचे आया। क्या स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर दी, क्या स्पेक्ट्रम इसने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम क्यों देता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जाता है और हायर से लोअर में आता है। न्यूनतम ऊर्जा स्तर से उच्चतम ऊर्जा स्तर में जाता है, उच्चतम ऊर्जा स्तर से न्यूनतम ऊर्जा स्तर में आता है। क्या मेरी बात क्लियर हो गई। तो ये कौन सी अवस्था है, निम्नतम ऊर्जा स्तर, ये कौन सी है, उच्चतम ऊर्जा स्तर। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, ऊपर चला गया, उत्तेजित हो गया, समझ में आ गया, एक्साइटेड हो गया। क्या यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। तो कुल मिला के इलेक्ट्रॉन 2 जगह घूम सकता है, लोअर में भी और हायर में भी। जब उसको लोअर से हायर में जाना पड़ेगा, मान लो यहाँ से उसको ऊपर जाना पड़ेगा, तो उसको एनर्जी लेनी पड़ेगी, और जब वापस आएगा तो वापस अपनी एनर्जी दे देगा। तो ले रहा है, दे रहा है, ले रहा है, दे रहा है। तो ये सब क्या है, स्पेक्ट्रम बन गए। तो उसने रदरफोर्ड की दूसरी कमी को भी पूरा कर दिया। क्या मेरी बात सबको क्लियर हो गई यहाँ तक, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। चलो तो आप इस डायग्राम को नोट कर लो, फिर हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। चलो
समझ में आ गया ना, बस सिंपल सा है। इलेक्ट्रॉन पहले लोअर में था, हायर में गया, इसको करने के लिए ऊर्जा का अवशोषण करना पड़ेगा इसको, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, जब ये हायर से लोअर में आएगा फिर से ऊर्जा का क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा। ये तीसरा इसका एब्जॉर्प्शन था। तो इसके एब्जॉर्प्शंस याद रखना। क्लियर हो गया, उतार लिया आप लोगों ने इसको, समझ में आ रहा है ना आराम से कैसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। पहला क्या था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षक में सर्कुलर मोशन में या स्फेरिकल मोशन चक्कर लगाते हैं। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं, तो ऑर्बिट्स में रहते हैं। ऑर्बिट्स में भी कैसे ऑर्बिट्स में रहेंगे, स्टेशनरी ऑर्बिट्स में रहेंगे, जहाँ वो रेडिएशन को ना दे सकते हैं ना ले सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या बताई मैंने, क्या इलेक्ट्रॉन हर जगह रह लेगा, हर जगह घूम लेगा क्या, नहीं। उसके लिए उसके एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू इतना होना चाहिए, NH/2π होना चाहिए। उसका पूर्ण गुणज होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीप्ल होना चाहिए। समझ में आ गई बच्चों बात, ठीक है। चलो, तो कुल मिला के हमने एक बात ये सीखी है कि इलेक्ट्रॉन मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, आप भी शॉर्ट में लिख देना, कि जब इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से, लोअर एनर्जी ऑर्बिट से, पहला क्या है, लोअर एनर्जी ऑर्बिट से कहाँ जाएगा, हायर एनर्जी ऑर्बिट्स में जाएगा, ठीक है। आप इसको अनुमत ऊर्जा स्तर भी बोल सकते हो, स्टेशनरी ऑर्बिट्स भी बोल सकते हो, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ऑर्बिट्स में न्यूनतम ऊर्जा स्तर से, न्यूनतम ऊर्जा स्तर से अधिकतम ऊर्जा स्तर में जाता है, तो बताओ, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का अवशोषण करता है, ठीक है। इसका इधर क्या लिख दोगे, हायर एनर्जी ऑर्बिट्स, तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है। हायर एनर्जी से कहाँ जाएगा, ये लोअर एनर्जी में, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एमिशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। सबको क्लियर है, तो ये हो गया नेक्स्ट पॉइंट। चलो अब इसको आप नोट कर लो, ठीक है। चलो, क्लियर हो गया यहाँ तक बच्चों, इसी पॉइंट में पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट, ठीक है। चलो, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या बात कर रहे हैं हम लोग। बढ़ जाऊँ आगे, कर लोगे, ठीक है। चलो, अब देखो यहाँ बात क्या आई, बात ये आई कि हम ये बोल रहे हैं, इसी में लिखना है अपने को ये। अब मैं किसी दो स्टेट को ले लेता हूँ, ठीक है। एक इसको ले लेता हूँ और एक इसको ले लेता हूँ, एक लोअर को ले लेता हूँ, एक हायर को ले लेता हूँ, ठीक है। ये कौन सी है, लोअर, और ये कौन सी है, हायर। ये उच्चतम और ये कैसी है, न्यूनतम, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन यहां पर है, ठीक है। या तो ये लोअर से कहां जाएगा, हायर में जाएगा, तो ऊर्जा का क्या करेगा, ये अवशोषण करेगा। ये सब मैंने पहले लिखवा दिया है, एब्जॉर्प्शन करेगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का अवशोषण करेगा। और जब ये हायर से लोअर में जाएगा, मतलब यहाँ से जब यहाँ जाएगा वापस से, ये क्या करेगा, ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा।
एमिशन ऑफ एनर्जी करेगा। क्लियर यहाँ तक? तो एक बात बताओ, तो कुल मिला के अगर मुझे ये पता करना हो यहाँ के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, तो मैं क्या करूँगा भाई, यहाँ कितनी तो यहाँ कितनी थी, यहाँ गया जब कितनी निकाली, यहाँ था जब कितनी छोड़ दी। तो कुल मिला के इसको मैंने बोला E1 और इसको मैंने बोला E2। तो मुझे अगर ये गैप निकालना हो ये वाला, तो मैं कैसे निकालूंगा, डेल्टा E बराबर E2 माइनस E1। समझ में आ गई बात? अरे भाई यहाँ से ऊर्जा का अवशोषण क्या, ऊपर चला गया वापस नीचे आया, दोनों का मैंने क्या निकाल लिया, गैप। उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, डेल्टा ई। क्या है ये मेरा डेल्टा। समझ में आ गई बात? देखो इसको एक फॉर्मूले से भी दिखाते हैं, है ना। एक फॉर्मूला था, याद करो, एनर्जी का डेल्टा ई बराबर क्या था, बताओ मुझे, एच म्यू। ठीक है, डेल्टा ई बराबर क्या होता है, एच म्यू। तो म्यू बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा ई बराबर एच लिख सकता हूँ क्या। ठीक है, और डेल्टा ई बराबर क्या हो सकता है, E2 माइनस E1 अपॉन एच। ठीक है, म्यू क्या था, फ्रीक्वेंसी, आवर्ती। ठीक है, चलो नोट करो इसको फटाफट, यहां तक क्लियर है। अब देखो ये म्यू आया, ये म्यू किसका है, बोहर की है, बोहर का मॉडल था। तो इसको बोला गया यहाँ पे, इस रूल को बोला गया, ये इसको आप 4th नंबर लगा के लिख देना। ठीक है, यहाँ से तो इन्होंने, अब ये कब है, दो ऑर्बिट्स की बीच का गैप है, या तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी निकालेगा या लेगा। तो आप एक काम करना, चलो इसको आप 4th लगा के लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 4th लगा के लिख लो भली। तो इसको इसने बोला बोहर आवर्ती नियम। ठीक है, बोहर फ्रीक्वेंसी रूल। क्लियर? तो इस रूल को आप 4th नंबर लगा के लिख लो बच्चों। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन एक स्टेट से दूसरी स्टेट से पहले स्टेट में आता है, तो भी इसमें एनर्जी का गैप कितना आया, कितना इसके अंदर इसने निकाला या कितना इसने एमिट किया या कितना इसने एब्जॉर्व किया। तो मेरे जानता हूँ डेल्टा ई बराबर E2 माइनस E1 हो गया, समझ गया ना, E2 माइनस E1 हो गया। ठीक है, तो डेल्टा ई बराबर एच म्यू होता है, मैं जानता हूँ। म्यू बराबर निकाल सकता हूँ डेल्टा ई अपॉन एच, ये हमने पहले पढ़ा था, प्लांक वाले में भी सिखाया था मैंने। ठीक है, और उससे पहले भी हम लोगों ने पढ़ रखा है। क्लियर सबको? म्यू बराबर क्या होगा, E2 माइनस E1 अपॉन एच, बोहर आवर्ती नियम या बोहर फ्रिक्वेंसी रूल। क्लियर है यहाँ तक? चलो जी, तो फटाफट इसको आप नोट कर लो। क्लियर बच्चों यहाँ तक? ठीक है, और देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला हो, चाहो तो और बना सकते हो। ये जो फॉर्मूला था ना यहाँ पे, इसको मैं मिटाता हूँ, फिर देखो फॉर्मूले बनाते हैं अपने ना। समझ में आया ना कैसे फॉर्मूला निकालिए? ये फॉर्मूले हम पहले पढ़ चुके हैं, सारे ध्यान रखना। यहाँ ये कोई नहीं बोलेगा सर ये सब कहाँ से आई, ये सब पहले पढ़ चुके हैं ना। ठीक है, चलो जी। अब देखो बोहर ने क्या किया था, जो अगला जो भी है नंबर देख लेना, है ना, 5 6 7 एक साथ पढ़ लेते हैं हम लोग। देखो बोहर साहब ने 3 चीजें निकाल के दी। ठीक है, 4 के बाद शायद ये 5 होगा, ये 6 होगा और ये 7 होगा। ठीक है, आपके बुक में इसका डेरिवेशन नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट क्लास में इसका डेरिवेशन मैं आपको सिखा दूं। ठीक है, कैसे क्या आया, है ना। देखो यहाँ पे समझो ध्यान से, इन्होंने बोहर त्रिज्या निकाली, बोहर ऑर्बिट्स की, जो ऑर्बिट्स की रेडियस थी, देखो इन्होंने क्या किया, देखो समझा देता हूँ मैं आपको। ये प्लस है और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इन्होंने क्या किया, न्यूक्लियस से लेके इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस कितनी है, उसको क्या बोला, रेडियस बोला। यहाँ से कितनी वेलोसिटी से, कितने वेग से घूम रहा है वो दिखा दिया, और इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है इन्होंने ये निकाल दिया। तो इन्होंने 3 चीज़ें निकाली भाई, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी पे है उसको इन्होंने रेडियस बोला, तो इसको बोला बोहर त्रिज्या। क्या बोला गया इसको, बोहर त्रिज्या। बोहर रेडियस। दूसरा इन्होंने क्या निकाला, देखो कि इलेक्ट्रॉन कितनी स्पीड से घूम रहा है, तो बोहर वेलोसिटी। ठीक है, तो इन्होंने कैलकुलेट किया बोहर वेलोसिटी, बोहर वेग, बोहर वेलोसिटी, ऐसा लगा देना इसको। ठीक है, बोहर, और इन्होंने क्या निकाला, बोहर ऊर्जा। समझ में आ गई बात यहाँ तक सभी को? क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक बच्चों? ठीक है, चलो। तो देखो इन्होंने क्या निकाला, बोहर रेडियस, बोहर वेग, सही से लिख देता हूँ मैं, वेलोसिटी, बोहर वेग
और इन्होंने बोहर ऊर्जा निकाली। समझ में आ गई सभी बच्चों को बात यहाँ तक, ठीक है। अब इन्होंने कैसे कैलकुलेट किया था, तो देखो इन्होंने इसका वैल्यू बोहर रेडियस निकाला था, R बराबर 0.529 इंटू n² अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। यहाँ पर n क्या था, ऑर्बिट 1 2 3 4, और यहाँ पे जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। इन सब के न्यूमेरिकल करेंगे अपन। भाई इससे क्या क्या पता लगा सकते हो, इससे आप ये पता लगा सकते हो कि ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है, वो मान लो मैं न्यूक्लियस हूँ, इलेक्ट्रॉन कितनी डिस्टेंस में घूम रहा है, तो मुझे पता लग रहा है इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, तो मैं इसका ये फॉर्मूला लगाऊंगा, यहाँ पे n का मान रखूंगा, यहाँ पे z का मान रख दूंगा, और मुझे पता चल जाएगा कि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन कितनी डिस्टेंस पे, उसकी रेडियस कितनी है। समझ में आ गई बात। वेलोसिटी इन्होंने इतनी निकाली थी 2.18 इंटू 10⁶, ठीक है, z अपॉन n मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। और जिन्होंने एनर्जी कैलकुलेट की थी वो इतनी कैलकुलेट की थी, -13.6 z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है। तो ये सारी एनर्जी जो मैंने लिखी यहाँ पे, ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, इनको याद तक रखना, क्योंकि आपके डेरिवेशन नहीं दे रखा है एनसीईआरटी के बुक में। ये सब कैसे निकाले गए ये नहीं कि, लेकिन हमने जब पुरानी बुक्स में पढ़े थे, तो बाकायदा इन सब का डेरिवेशन था। तो आपके नहीं है तो डेरिवेशन छोड़ो, जाने दो। तो इन्होंने जैसे जैसे कैलकुलेट किया था, बस क्योंकि एग्जाम में भी अगर क्वेश्चन आएगा तो आप कभी डेरिवेशन करने बैठोगे नहीं, आप तो सीधा फॉर्मूला याद रखना, तो आप सीधा फॉर्मूला याद रख लेना, ठीक है। और कभी अगर टाइम मिला है ना अपने पास ऐसे करने को, तो अपन पूरा डेरिवेशन समझाएंगे कि कैसे फॉर्मूला आया। पर अभी आपको केवल फॉर्मूला याद करना, क्योंकि जेई नीट में भी अगर क्वेश्चन कोई आता है भी है तो फॉर्मूले रिलेटेड ही क्वेश्चन आता है। समझ में आ गई बात। ये समझ में आ गया नहीं क्या निकाला गया भाई, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन कितनी डिस्टेंस पे, उसको आर बोला, रेडियस निकाल लिया। केस में आप एन और जेड का मान निकालो, आपको पता चल जाएगा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितनी डिस्टेंस पे। फिर उन्होंने क्या निकाला, इसकी वेलोसिटी, बोहर वेग निकाला, बोहर वेलोसिटी निकाली। बोहर वेलोसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन कितने स्पीड से घूम रहे हैं। तो आप ये फॉर्मूले में जेड और एन का मान है, तो जेड समझ गया, एटॉमिक नंबर, एन मतलब ऑर्बिट्स। बोहर ऊर्जा, बोहर एनर्जी में क्या करोगे, अब मतलब मान लो इस इलेक्ट्रॉन जहाँ n1 है, मान लो यहाँ इस सेल की एनर्जी कितनी है, तो इस सेल की एनर्जी निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला लगा दो। इसमें हम बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे हमने किया। तो यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार इसको उतार लो, एक बार मैं आपको पूरा मेमोराइज करवा देता हूँ आखिर इसमें इसका मॉडल था क्या, ठीक है। चलो लास्ट में चार्ट की बात करते हैं, तो चार्ट की बात करेंगे, ठीक है। ज़्यादा हो गया आज, है ना। और अगर कल क्लास नहीं आए तो कोई बात नहीं, है ना, समझ जाना। सर की आज हालत ख़राब है कि सर तो खुश दिखाई दे रहे हैं। नहीं भाई, मैं खुश ही रहता हूँ, पता नहीं चलता सही है या ख़राब है। क्लियर है यहाँ तक। चलो, तो ये आपको तीनों याद रखने हैं, रट्टा मार के रखना। ये निकाले जाते हैं धारणा, इनका डेरिवेशन, अपना डेरिवेशन होता है इनका, कि ये आर कैसे आया, ये वी कैसे निकाला हुआ। लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, डेरिवेशन नहीं है, तो मैं नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। चलो हो गया होगा यहाँ तक। चलो तो हम चार्ट की बात करते हैं। चार्ट हमेशा बनाया करो। फिर हमने बोहर मॉडल की बात की सबसे पहले, ठीक है बच्चों, ठीक है। बोहर मॉडल की बात की हमने। ध्यान रखना, आपकी बुक में बोर लिखा हुआ है, बोर मॉडल, कोई बात नहीं, बोर बोहर सब एक ही थे, ठीक है। देखो इनका जो मॉडल था वो कितने इलेक्ट्रॉन के लिए था, केवल एक इलेक्ट्रॉन के लिए था। कितने के लिए था, केवल एक इलेक्ट्रॉन के लिए इनका मॉडल माना जाता है, ठीक है। जैसे H हीलियम प्लस कर लें हम, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे इसमें से, या फिर लिथियम 2+, इन सभी में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ गई बात। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन कहाँ रिवॉल्विंग करते हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ चक्कर लगाते हैं, तो कैसे में, स्टेशनरी ऑर्बिट्स में, ठीक है। अनुमत
मतलब स्थायी ऊर्जा कक्षक और कुछ नहीं, अनुमत स्तर में। समझ में आ गई बात? ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है। दूसरी बात, क्या इलेक्ट्रॉन हर जगह चक्कर लगा लेते हैं, हर ऑर्बिट्स में चक्कर लगा लेते हैं? नहीं, कि जिस इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का मान उसका पूर्ण गुणज होगा, उसका मल्टीपल इंटीग्रल होगा। तो यहाँ पे हमने बात की थी उसके कोणीय संवेग की, कि भाई इतना कोणीय संवेग होगा तभी चक्कर लगाएगा, उसी ऑर्बिट में जाएगा, उसके एंगुलर मोमेंटम की। मोमेंटम होता है P = mv। ठीक है, तो कुल मिला के mvr बराबर NH/2π लिखा था हमने। क्लियर है यहाँ तक? चलो, फिर आगे हमने 2 की बात की थी कि इलेक्ट्रॉन लोअर से कहाँ जाता है? हायर में, हायर स्टेट में। और हायर से कहाँ जाता है? लोअर में। और जब वो ऐसा करेगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ जब करेगा तो क्या करेगा? ये एब्जॉर्प्शन करेगा। एब्जॉर्प्शन करेगा, ठीक है। यहाँ क्या करेगा? ये एमिशन या उत्सर्जन करेगा। किसका करेगा? तुम्हारा या ऊर्जा का? ऊर्जा का। क्लियर? और यहाँ करेगा ये एब्जॉर्प्शन। क्या करेगा? ये अवशोषण करेगा। किसका? ऊर्जा का। ठीक है, फिर हमने क्या बात करी आगे? हमने बात की करी आगे ये करी कि अगर ये मान लो दो ऑर्बिटल में जा रहा है तो उसके लिए क्या है? 2 ऑर्बिटल में जो ऊर्जा निकालेगा या लेगा उसके लिए डेल्टा ई वैल्यू कितना क्या लिखता रखा था हमने? E2 - E1। ठीक है, फिर हम यहाँ पे एक फॉर्मूला जानते हैं कि डेल्टा ई बराबर क्या होता है? h म्यू। और म्यू बराबर क्या होता है? देखो, म्यू बराबर होता है c/λ। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बना सकते हैं? डेल्टा ई बराबर hc/λ। क्लियर है? यहाँ पे एक फॉर्मूला और बनाया था। यहाँ पे हमने क्या फॉर्मूला बनाया था? म्यू को इधर रखा था और डेल्टा ई बराबर h रखा था। इसको क्या बोला था हमने? बोहर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, बोहर आवर्ती। क्लियर यहाँ तक? फिर इसके बाद हमने रेडियस निकाली थी। रेडियस कितनी निकाली थी बताओ? 0.529 n² एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये किस में थी? क्लियर है यहाँ तक सभी को? ठीक है, ध्यान रखना। चलो जी, फिर इसके बाद हमने क्या निकाला था? इसकी v निकाला था, वेग निकाला था, वेलोसिटी निकाला था। ये क्या है? इसकी r रेडियस, v क्या है? वेलोसिटी। कितनी निकाली थी हमने वेलोसिटी या वेग? तो ये निकाला था 2.18, 10⁻6 निकाला था क्या आप लोगों ने? हाँ, 10⁻6 निकाला होगा। Z/n मीटर/सेकेंड। ठीक है, और लास्ट में आपने इसकी क्या निकाली थी? एनर्जी निकाली थी। क्लियर है? तो इसकी एनर्जी और ऊर्जा आपने कितनी निकाली थी? -13.6 Z² किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्लियर है यहाँ तक सभी को? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाला था। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा बोहर मॉडल अपना ख़त्म हो चुका है। ध्यान रखना, इसने सेल के बारे में बात की थी। देखो, एक छोटा सा टॉपिक और ऐड करता हूँ। इसने क्या कोश या शेल की बात बताई थी? कोश या शेल, वही ऑर्बिट। एन का मान कितना था? 1 2 3 4। याद करो, के एल एम और ये एन। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ठीक है, तो इतना आप अच्छे से याद कर लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे मैंने चीज़ें लिखवा दी हैं, है ना। तो आई थिंक आपको बोहर मॉडल समझ में आ गया होगा। अभी बोहर मॉडल ख़त्म नहीं हुआ, अभी हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। अभी हम लोग ये निकालेंगे कि भाई एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में जा रहा तब क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, वो सारी बातें करेंगे हम लोग। अभी सिंपल से आपको ये सारी चीज़ें, अगर आपने ये चार्ट याद कर रखा था आपको सब याद रहेगा। पहला यहाँ से स्टार्ट करो, एक इलेक्ट्रॉन के लिए इसने निकाला था। दूसरा, इलेक्ट्रॉन कहाँ रिवॉल्विंग करते हैं, चक्कर लगाते हैं, सर्कुलर मोशन वर्ताकार कक्ष में लगाते हैं, लेकिन कहाँ रहते हैं? ऑर्बिट्स में होते हैं, जिन्हें स्टेशनरी ऑर्बिट्स या अनुमत ऊर्जा स्तर बोला था इसने। ठीक है, आगे
क्या इलेक्ट्रॉन हर जगह चक्कर लगाएगा कि नहीं, जिस ऑर्बिट्स में चक्कर लगा रहा है उस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग का मान इतना होना चाहिए, पूर्ण गुणज होना चाहिए, मल्टीपल इंटीग्रल होना चाहिए किसका, h/2 का। समझ में आ गई बात। उसके बाद में इसने बोला था इलेक्ट्रॉन जब लोअर से हायर में जाता है और हायर से जब लोअर में आता है, जब निम्न से उच्च में जाएगा और उच्च से निम्न में आएगा तो क्या होगा, तो वो निम्न से उच्च तो ये अवशोषण करेगा, एब्जॉर्प्शन करेगा, और जब ये हायर से लोअर में जाएगा तो उत्सर्जन करेगा ऊर्जा का, एनर्जी का, ठीक है, उत्सर्जन ऊर्जा का, ठीक है। और यहाँ पे इसमें मैंने अभी बताया ही था, जब लोअर से हायर, हायर से लोअर में आएगा तो ऊर्जा क्या, तो उत्सर्जन करेगा या अवशोषण करेगा, एब्जॉर्प्शन करेगा या एब्जॉर्प्शन करेगा, तो E2 डेल्टा E बराबर E2 माइनस E1। डेल्टा E हम जानते हैं H क्या होता है, एच म्यू होता है, एच म्यू बराबर क्या होता है, C बाई लैम्डा। ये मैंने आपको पहले EMR रेडिएशन में पढ़ाया था, उसके अंदर सब सारे फॉर्मूले आपको मैंने पढ़ा रखे हैं, ठीक है। देखो आपको मिला के फॉर्मूला याद रखो जो हर वक्त यही काम आएगा। देखो मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, देखो हमेशा याद रखना इस फॉर्मूले को, ठीक है। देखो डेल्टा E बराबर होता है एच म्यू, म्यू बराबर होता है HC बाई लैम्बडा, और 1 बाई लैम्बडा जो होता है ना, ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना। देखो यही फॉर्मूला हमेशा काम आएगा, डेल्टा E बराबर एच म्यू बराबर HC बाई लैम्बडा, और 1 बाई लैम्बडा क्या था बताओ मुझे, म्यू बार। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, ये ध्यान रखो, ठीक है। और आप ये भी जानते हो, अगर आप म्यू बराबर जानते हो तो C बाई लैम्बडा होता है, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, क्लियर है। तो आप ये फॉर्मूले याद रखना, ये हमने पहले पढ़ रखे हैं, ये फॉर्मूला याद रखो, बस ये वाला हो जाएगा सारा। सभी को क्लियर है बच्चों को? तो देखो आराम से पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। और शायद अगर आपको 2 दिन भी लग जाए कोई बात नहीं, अगर नेक्स्ट वीडियो नहीं आ पाता तो सोच लेना सर की हालात ख़राब है इसलिए सर ने नया वीडियो नहीं बनाया है, ठीक है बच्चों। आई थिंक इतना तो आप समझते होंगे, है ना, सर की भी फिक्र करते होंगे। आई नो आप सब अच्छे हो, बढ़िया पढ़ाई कर रहे हो, कोई दिक्कत हो बाकायदा मैसेज कर दो। लेकिन जैसा मैंने बताया, अगर कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आती है तो बिल्कुल आप उस चीज़ को 2 बार 3 बार देखो, फिर बुक से पढ़ो, फिर नहीं समझ में आती फिर मुझसे पूछो। समझ में आई बात? ऐसा नहीं है कि आपके दिमाग में कोई चीज़ आए तुरंत मुझे पूछ रहे हो, मैसेज कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है आपको। पहला वीडियो देखो, अगर वीडियो में लग रहा है ये चीज़ मुझे समझ आता है, बुक खोलो, बुक में पढ़ो, अच्छा ये है क्या, वो 100% समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा तो मैं हूँ, समझ में आ गई बात। चलो ठीक है, स्वस्थ रहें, अच्छा रहें, हाँ मैं भी रहूँगा, हैं। तो आज की क्लास तो हो गई है, चलो बना ही दी मैंने तुम्हारे लिए। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लेना, और ये चार्ट, सबका चार्ट याद होना चाहिए। रदरफोर्ड का भी चार्ट बनाया था, EMR का भी चार्ट बनाया था, फिर मैंने बोर मॉडल का भी चार्ट बनाया, तो हर एक चार्ट को दिमाग में रखना, क्योंकि आप भी जानते हो इतना सब कुछ हमें याद नहीं रहेगा, लेकिन चार्ट तो हमें याद रहेगा। तो एक एक चार्ट को अपने दिमाग में रखो, इसको जाने मत दो। समझ में आ गई बच्चों बात? तो नोट कर लो।